गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोलिंग। इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट करा था। अब हम करेंगे कि कंट्रोलिंग क्या है, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर प्लानिंग नहीं हुई, अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, तो यहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कैसे डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे? तो इसलिए हम लोगों ने वो प्लान्स जब स्टैंडर्ड सेट करे थे वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे, हमने प्लान्स वहाँ पे बना लिए थे। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट हो चुके हैं क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये जो आप लोगों की हम कह सकते हैं कि डिविएशंस हैं जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं या प्लान परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होएगा अगर आप लोग, जैसे उन्होंने लिखा है कि 100 आपकी यूनिट्स आपको बनाने के लिए बोला था, बट आपने कितनी बनाई है, 120। ये तो पॉजिटिव हो गया कि 20 ज़्यादा ही बनाई है, कम तो नहीं बनाई ना, ये तो फ़ायदा है, यानी कि पॉजिटिव डिविएशन। नेक्स्ट कम्स नेगेटिव डिविएशन। 100 यूनिट बनाने के लिए बोला था, आपने 80 बनाई है, डिफरेंस तो अब भी है पर अब क्या है, कम है, यानी कि नेगेटिव है। अब आपने क्या लेने हैं, करेक्टिव मेजर्स। अब किस किस केस में लेते हैं करेक्टिव मेजर, नहीं लेते, ये भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे आस्पेक्ट। अब इन्होंने लिखा है कि कंट्रोलिंग बेसिकली दो आस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एक है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं क्या उनके अकॉर्डिंगली वो अचीव हुए, मतलब ऑपरेशनल में तो मैं मैनेजरियल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ ना, ये देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आर प्लान्ड। कि मैंने सोचा था कि मैं एक नया डिपार्टमेंट बना रही हूँ, नया नई यूनिट बना रही हूँ, या मैं जो है एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाऊंगी, ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। फिर मैं ये देखूंगी कि जो मैंने ये सोचा था कि नया प्रोडक्ट बनाना है, क्या उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो इसके अंदर आता है। पर अगर मैं ऑपरेशनल की बात कर दूँ कि 10,000 यूनिट बनानी थी, 20,000 यूनिट बनानी थी, 2 लाख का हम लोगों ने जो है सेल्स करनी थी, क्या वो हुई है या नहीं हुई? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑपरेशन, की जो वर्किंग कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं लोअर लेवल की बात कर रही हूँ, वो आता है ऑपरेशनल कंट्रोल में। पर जब मैं बात कर रही हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज, जो मैंने बोल सकती हूँ कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी चीज़ों को बेचने के लिए, या कोई नया कुछ सोचा था, ऑब्जेक्टिव सोचा था, क्या वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, वो आता है आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में। ठीक है जी। सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि स्ट्रैटेजी जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, ऑपरेशनल जो कंट्रोल है ये मिडिल लेवल जो है या लोअर लेवल के लिए सेट किए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। सो मीनिंग आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लाइन तो आई होप मुझे नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि प्लानिंग होता क्या है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड देन फाइंड आउट दी डिविएशन, देन करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ये हमेशा ही इसकी जो है डेफिनेशन या मीनिंग सेम रहेगा। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस आप यहाँ पे ही भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज हमने लास्ट में भी इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। सो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले लिखा है कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट। ऑफ कोर्स कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा एक सेट स्टैंडर्ड है, हमने इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर एक स्टैंडर्ड सेट नहीं होएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी अचीव कर सकते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशनल विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। तो अगर आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करे, तो कहते पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका जो लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सके। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, आप किसी तरीके से भी इसका डायग्राम जो है वो बना सकते हो, बट इट कुड बी अ फ्लो, मतलब फ्लो चार्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट जो आपका स्टेप है, स्टैंडर्ड क्या है, ये कोई भी टारगेट है, यादस्टिक है जो आप लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट सेट करते हो। पर बुक में बहुत सारी लाइनें लिखी हैं कि स्टैंडर्ड सेट करना है आपका, क्वांटिटेटिव मेजर में होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, वो सब लिख सकते हो। पर वो आगे भी चीज़ें, क्योंकि हमने रखना है ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, पहली बात तो वो अचीवेबल होना चाहिए। भाई एक मशीनरी दिन में 10,000 यूनिट्स बना सकती है,
कितनी बना सकती है एक दिन में? 10,000 यूनिट। और मैं जो टारगेट बना रही हूँ, जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ, वो 20,000 का बना रही हूँ। पॉसिबल है? अचीवेबल है? नहीं। सारा दिन भी मशीन चलेगी तो वो 10,000 ही यूनिट्स बनाएगी, पर मैंने जो टारगेट सेट करा वो एक दिन में प्रोड्यूस करने का 20,000 कर दिया। क्या मशीन इतना प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। सो स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल, वो अचीव हो जाएं ऐसे सेट करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखा है इन न्यूमेरिकल टर्म। हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा सेल्स करनी है। क्या मैं इसको मेजर कर सकती हूँ? क्या मुझे पता चल जाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सेल्स कर ली हैं या नहीं करी? इसलिए ये क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकल टर्म में। आप साथ साथ में एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। हमने 10,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है। भाई कब करनी है? एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, एक दिन में? तो वो भी साथ में बताना पड़ेगा ना। सो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, सो दैट आप लोगों के पास एक डेडलाइन हो कि इससे पहले पहले आपने काम करना है। कॉपीज कंप्लीट करनी है, कर लोगे भी तुम लोग, पर कब करोगे? एक महीने में, एक दिन में, या एक साल में करोगे? इस तरीके से टाइम लिमिट मस्ट बी स्पेसिफाइड। नेक्स्ट लिखा है सेटअप फॉर शॉर्ट टर्म। भाई लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर मैं सेट कर रही हूँ, 10 साल तक मैं देखती रहूँगी, मुझे तो खुद को ही भूल जाएगा कि टारगेट सेट क्या करा था। 10 साल तक नई मशीन्स आ जाएंगी, नए रॉ मटेरियल आ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे, मतलब बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं फिर इसलिए मुझे पता ही नहीं चलेगा कि टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने टारगेट सेट करा था तब तो कॉस्ट भी कम थी, प्राइजेस भी कम चल रहे थे, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था। 10 साल बाद क्या पता कौन सी कंडीशंस होने वाली है। आपका जो भी टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होना चाहिए। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है, जैसे लिखा है कि स्टैंडर्ड सेल है 1,20,000, 12 लाख सॉरी, ठीक है। एनम पूरे साल की बात करी है, उसको 12 मंथ में डिवाइड कर दिया, तो मतलब एक साल में मैं कितना करने वाली हूँ? मुझे लगता है उसने ज़ीरो गलत डाली है। 1 लाख पर मंथ मुझे करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड्स कैन बी टेकन फॉर कंपैरिजन। तो आप ये ज़रूर एग्जाम्पल लेनी, मैंने ऊपर इतनी ज़्यादा दी हैं आप लोगों को, आप उनमें से भी कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है फंक्शनल एरिया। ये भी काइंड ऑफ एग्जाम्पल है और बताया भी है आप लोगों को कि जब आप लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो वो किस तरीके का होना चाहिए। एक है प्रोडक्शन फंक्शन का। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, उस केस में मेरा टारगेट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्शन फंक्शन में हो सकता है कि कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10, प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट पर मंथ। इस तरीके से मैं सेट कर सकती हूँ कि कॉस्ट इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है तो। नेक्स्ट कम्स मैनेजरियल फंक्शन। अब मैनेजमेंट में क्या है कि आपने मैनेज करना है कि आपकी जो सेल्स हैं वो इतनी होनी चाहिए, प्रॉफिट 10% से इंक्रीज करना चाहिए, कॉस्ट 10% से डिक्रीज करनी चाहिए। इस तरीके के आपके क्या है मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। अब नेक्स्ट आता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों ने प्रॉपरली कंप्लीट कर ली है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अप टू द मार्क है या नहीं है, ये चीज़ें देखोगे। मीनिंग आप लोग अपनी बुक में से भी लिख सकते हो। मेजरिंग परफॉर्मेंस में लिखा है कि दो तरीके से आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो सकती है। एक लिखा है क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट कम्स क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो लिखा है, चाहे इन्होंने काटा है आप इसको रहने देना, मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, डिक्रीज और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं मेजर कर रही हूँ ना, तो मैं मेजर में ये देखूंगी ना कि इंक्रीज हो गई हैं यूनिट्स या डिक्रीज हो गई हैं, ये चेक किया जाएगा। यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है कि प्रोड्यूस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, या आप ये देखोगे कि न्यूमेरिकल टर्म्स में आप लोगों की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली उतनी हुई है, उतनी यूनिट्स हुई है या नहीं हुई। मैं मेजर कर सकती हूँ ना कि आप लोगों ने जो भी काम करा है, क्या वो चीज़ें मैं न्यूमेरिकल टर्म में रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। अगर हो रही हैं तो मैं परफॉर्मेंस मेजर कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये देखूंगी कि जितनी भी मैंने कोक की बॉटल्स बनाई हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल बनाई हैं, उनमें से कितनी बॉटल रिजेक्ट हो चुकी हैं, कितने पीस जो हैं आप लोगों के ख़राब निकले हैं।
तो नंबर ऑफ रिजेक्शन और सेल्स रिटर्न, मैंने चीज़ें बेची थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो लोगों ने वापस कर दी, सारी चीज़ें भेज दी, तो सेल्स रिटर्न हो गई मेरी। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैं दोनों तरीके से मेजर कर सकती हूँ अपनी परफॉर्मेंस। अगर तो रिटर्न्स, नंबर ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। अगर आपकी क्वालिटेटिव ज़्यादा है, अब ये डिपेंड करता है ना, कॉस्ट ज़्यादा नहीं मैं मान के अच्छी मतलब मैं ये नहीं कह सकती कॉस्ट ज़्यादा है तो अच्छा है। अगर आपके यूनिट्स ज़्यादा आपने प्रोड्यूस करी हैं तो अच्छा करा है काम, ठीक है। कॉस्ट अगर आपने कम करी है तो अच्छा करा है। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ आप डील करते हो, देखो इन्होंने एग्जांपल अपने तरीके से बच्चों ने लिखी है, आप कोई और एग्जांपल लिख सकते हो जो आपको लगता है फिजिबल है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आप इजीली उसको फ्रेम कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल का लिखा है कि अगर आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हो, बैंक में काम करते हो या कंपनी के किसी अकाउंटेंट हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है या अच्छा काम नहीं कर रही। फिर कहते वो कैसे पता चलेगा, चेकिंग द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो। आप लोग ये सारी चीज़ें अभी ये +2 में पढ़ोगे, आपके पास रेशियो का एक पूरा चैप्टर है फुल फ्लेज। सो कहते हैं कि अगर सॉल्वेंसी रेशियो आपकी अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपके डेट राइज होते हैं तो कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो डेट आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके। लिक्विडिटी रेशियो अच्छी है, आपके पास लिक्विड कैश, इन हैंड कैश, कैश एट बैंक पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर मान लो लिक्विडिटी रेशियो आपकी अच्छी नहीं है, लेट सपोज, क्योंकि अभी आपने ये चैप्टर नहीं करा तो डिफिकल्ट होएगा थोड़ा सा समझने में। लिक्विडिटी रेशियो आपकी अच्छी नहीं है, मतलब ना तो आपके हाथ में कैश है ना आपके बैंक में कैश है, लिक्विड कैश, कैश मतलब एकदम आपके हाथ में, तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास, तो क्या ये पोजीशन अच्छी है? नहीं। पता चल गया इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा। मेजर हो गई परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मेजर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कैसा है, उस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। मैंने अभी मेजर करी थी, अब मैं करूँगी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर। अगर तो कहते हैं डिविएशंस आप लोगों की ज़्यादा हैं, टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन। डिफरेंस आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप लोगों ने एक्शन लेने हैं टाइमली। अब कौन से वाले टाइमली एक्शन लेने हैं? अगर आपके नेगेटिव डिविएशंस हैं, ओके जी। फर्स्ट लिखा है कि आप कैसे एनालाइज करोगे डिविएशंस को या किस तरीके से इनको फ्रेम करोगे, यहाँ से करते हैं। डिविएशन आप लोगों की 3 तरीके से आप इसको देख सकते हो। फर्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, देन कम्स PERT, PERT, प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। सब पढ़ते हैं ये क्या क्या है। फर्स्ट पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट मेथड, लिखा है उन्होंने फोकस ऑन की एरिया। मान लो कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक टारगेट सेट करा था कि 10,000 यूनिट्स बनानी है, और अगर आपकी 10,000 यूनिट्स का जो है टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आप ये देखोगे कि वो टारगेट आपका अचीव क्यों नहीं हुआ। मशीनरी की वजह से नहीं हुआ, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ की वजह से नहीं हुआ, एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम नहीं करा, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, ठीक है, या फिर कस्टमर ने वो चीज़ें खरीदने से मना कर दिया ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है पहले। फिर उनमें से ये देखना है कि भाई फैक्टर तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपने वो टारगेट अचीव क्यों नहीं करा, क्योंकि मशीनरी टूट गई थी इसलिए, या रॉ मटेरियल ख़राब था इसलिए। तो वो उस एरिया के ऊपर फोकस करना है, बाकी सारा ब्लर कर देना है, मतलब बाकियों के ऊपर इतना फोकस नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे देती हूँ। एग्जाम्पल इन्होंने लिखी है कि अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है बाय ₹5, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और पोस्टल चार्जेस जो हैं आप लोगों के 20 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप तो पढ़ के यही बोलोगे कि भाई ये ₹20 चार्जेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नो, मैंने ऊपर बात करी है की एरियाज़ के ऊपर, मैं सबसे ज़्यादा जो है मेन फोकस करूँगी। अब की एरिया मेरा ये है प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन यूनिट के साथ डील करती हूँ। पोस्टल चार्जेस तो तब होते हैं जब चीज़ें बेची जाती हैं,
जब बिकेंगी तो जिसको बेची जाएंगी वो पर्सन पोस्टल चार्जेस पे करेगा, चाहे वो खर्चा इंक्रीज हो, प्राइस इंक्रीज हो, हमें उससे क्या लेना देना बी के लिए। हमारा मुद्दा तो ये है ना प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन चार्जेस क्यों इंक्रीज करे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है, सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्शन एरिया टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज दिस कैन बी अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, खर्चे बहुत सारे बढ़ेंगे, पर आप ये देखोगे कि उनमें से आपको किस खर्चे से ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन चार्जेस से। ठीक है जी, इसलिए क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पॉइंट मेथड होता है कि वो पॉइंट चेक करो जो सबसे क्रिटिकल है, सबसे सीरियस मेथड है, या सबसे सीरियस पॉइंट है जिस पे आपको लगता है कि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा होने वाला है, उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो। ओके, सो नेक्स्ट मेथड आता है आप लोगों का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, बोलते हैं एक्सेप्ट, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, कि मैनेजमेंट को ऐसे नहीं कि कल को कोई लड़ाई हुई तो मैनेजमेंट बीच में आ रही है, 2 रुपये कॉस्ट बढ़ गई तो मैनेजमेंट उठ के आ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गई तो मैनेजमेंट इतनी वेली नहीं है। ठीक है, सो मैनेजमेंट तभी इंटरफेयर करेगी अगर कोई सीरियस काम होएगा तो, या सीरियस अगर उसको एक्शन लेना पड़ेगा तो, अदरवाइज हर प्रॉब्लम आप अपने लेवल पे सॉल्व करोगे। कल को सहेलियों में लड़ाई होगी तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल मैम को नहीं लेके आ सकते ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेम केस है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज ऑफ डिविएशंस शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट। कि जो तो आपकी स्पेसिफिक रेंज, मतलब मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं जो हमारे रेंज के अंडर नहीं है, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, वही सिर्फ मैनेजमेंट हैंडल करेगी। माइनर डिविएशन, छोटी मोटी जो है वो आप इग्नोर करोगे, मतलब वो मैनेजमेंट नहीं देखेगी। सो ये आपका क्लियर हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पे पहले हमने कौन सा करा, क्रिटिकल पॉइंट मेथड, ओनली की एरियाज नीड टू बी फोकस्ड। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या लिखा है कि मैनेजमेंट हर छोटी मोटी बात पे तो इंटरफेयर नहीं करेगी। सो जो आपके मेजर डिविएशंस होंगी सिर्फ वहाँ पे ही मैनेजमेंट इंटरफेयर करेगी। लास्ट आता है आप लोगों का पर्ट। पर्ट क्या था, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। देखो एक ना पर्ट होता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, कंप्लीट रोड मैप फॉर एक्टिविटीज़। कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, अगर एक प्रोजेक्ट लगाना है या एक बिल्डिंग बनानी है तो कहाँ से हमें सप्लायर मिलेंगे, कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कब ख़त्म होएगा, कितने दिन बीच में आपको रेस्ट के लिए भी चाहिए, लोन भी चाहिए, ये सब डिसाइड करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि कब कब क्या क्या करना है और कब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होएगा प्रोजेक्ट का। इसको कहते हैं कंप्लीट रोड मैप। कि पूरी रोड आपने डिसाइड कर ली कि यहाँ से रास्ता जाएगा, देन लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, उसको कहते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन। पूरी इवैल्यूएट भी कर लो, पैसा भी देख लो कितना चाहिए, चेक कर लो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं आ रही, इसको कहते हैं पर्ट। अब इसको यूज किस में करा जाता है, यूज्ड इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। मैंने बता ही दिया आपको कि कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो तो उससे पहले आप सब कुछ डिसाइड कर लोगे डिटेल में, तो ये पर्ट का काम है। आप पहले से ये चेक कर लोगे कि कौन कौन सी आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिनकी वजह से स्टैंडर्ड अचीव नहीं होंगे, आप पहले से ही उनको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। एक में तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मेथड में हमने क्या डिसाइड करा कि हम बाद में देखेंगे कि मेन एरिया हमारा कौन सा है, मैनेजमेंट में बाद में देखेंगे, पर्ट में हम पहले से ही देख लेंगे, पहले से ही हम लोग जो है अपनी डिटेल जो है वो बना लेंगे। लास्ट पॉइंट आपका आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब आप लोगों ने प्रॉपर मेजर्स लेने हैं। आप लोगों की जो डिविएशंस आई हैं, चाहे माइनर हैं चाहे मेजर हैं, जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगी, अब आपने उनको रिमूव करना है। सो प्रीवियस पॉइंट से कहते बाद आप लोगों ने देखना है, इट इन्वॉल्व सॉरी after the previous points managers should take corrective measures for correcting the deviations. It involves minor deviation must be ignored, ये तो हमने पहले कर लिया। अब मेजर क्या लेना था, मैंने 100 यूनिट बनानी थी, मैंने 80 बनाई है, 20 मेरे से बनी नहीं।
अब ये देखना है कि अगर आपको लगता है ना 20 तो नॉर्मल है, माइनर हैं या एक दो ही हैं, तो फिर इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रीफ्रेम दी स्ट्रैटेजीज इफ दीज आर नॉट मैचिंग विद बिजनेस इन्वायरमेंट। रीफ्रेम करो अगर ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं कर रही प्रॉपर। रीफ्रेम दी स्ट्रैटेजीज इफ दे आर नॉट मैचिंग विद द बिजनेस इन्वायरमेंट, कि अगर आपको लगता है कि ये तो ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट कर लिया आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बोला है कि मशीन 10,000 बनाती है, आपने 20,000 बना लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी भी चेंज कर सकते हो, अपना गोल भी, अपना जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसको भी चेंज कर सकते हो। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस द प्लान, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है। हाई डिविएशंस रीज़न क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ये भी आ सकता है कि कंट्रोलिंग में आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो किस रीज़न से अचीव नहीं होते। ये बुक में आपका आई थिंक अलग से पॉइंट होएगा हेडिंग। यहाँ तो कहते हैं इनएफिशिएंसी इन एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ ही आपके अच्छा काम नहीं कर रहे, मशीनरी में फॉल्ट आ रहा है, स्टैंडर्ड्स आर नॉट अचीवेबल, कि आप लोगों ने हाई या बिल्कुल लो सेट कर दिए तो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो उनको। ये रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत और रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो ही बहुत ज़्यादा जो चेंज हो चुका है, या उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ गए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, इसकी वजह से भी आपके डिविएशंस आ गए हैं। सो ये रीज़न्स हैं, और अगर ये रीज़न्स हैं तो आपने इनको करेक्ट करना है। साथ में आप इसको बढ़ाने के लिए आप लिख भी सकते हो कि अगर तो एम्प्लॉयज़ इनएफिशिएंट हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है भी, या इसके अलग पॉइंट बना सकते हो बीच में कि सॉल्यूशन ये है कि आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी स्टार्ट करो। मशीनरी में फॉल्ट है तो अप टू डेट मशीनरी लेके आओ, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर स्टैंडर्ड्स अचीवेबल नहीं है तो आप लोग जो है विद कंसल्टेशन विद टॉप मैनेजमेंट आप लोग अपने स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली सेट करो। तो ये आप लोगों का है। Feedback after finding the corrective measures, the feedback report will send to the top management, कि जो भी है कि क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली रिपोर्ट कार्ड तो बनता है ना, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट कार्ड है। एंड में हम जैसे हम पास फेल लिखते हैं ना, यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में 1 महीने में या 2 महीने में करा है उसकी डिफरेंस अगर आए हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं देन यू कैन एक्सप्लेन द रीजंस एज वेल।